एन ले लेता हूँ। ऐसा क्यों लिया? ताकि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने में आसानी हो। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया एन, वाई कोऑर्डिनेट ऊपर है तो यहाँ हो गया एम। तो ये डायमीटर की लेंथ कुछ और आएगी, 2 लेता हूँ तो कुछ और आएगी, 3 लेता हूँ तो कुछ और आएगी। कहने का मतलब है जो कोड वाला सिस्टम था ना, उसको इस क्वेश्चन में डायमीटर की तरह बोल दिया गया है। असलियत में यहाँ पे डायमीटर जैसा कुछ होता नहीं है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना गुलाबी वाली तार, ठीक है, ये वर्टिकल वायर्स है, ये तार ऐसे जोड़ दी गई, ठीक है, और ये तार मान लो यहाँ से ऐसे ब्रिज ऐसे हैंग है। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, यानी कि कॉनिक सेक्शंस, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ये जो चैप्टर है काफ़ी आसान है, इसकी एक्सरसाइजेस काफ़ी आसान थी, लेकिन जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसमें काफ़ी बच्चों को थोड़ा जो क्वेश्चन है वो टेढ़े लगते हैं, उनमें दिक्कत होती है। देखो वो दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आप जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, इनकी फिगर को अच्छे से इमेजिन नहीं कर पाते कि इनकी फिगर कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना है। अगर आप उतना कर लेते हो तो फिर ये क्वेश्चन समझ लो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बस उसके लिए आपको बस एक बार फिगर एक्यूरेट बनानी है थोड़ी सी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊंगा। अब तक आपने जैसे भी ट्राई किया, आपको जितने भी कठिन लगे हों, इस लेक्चर को देखने के बाद ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आसान लगने वाले हैं, यकीन करो। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्या बोला है? इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड दी फोकस। मतलब देखो क्या है कि यहाँ पर कोई रिफ्लेक्टर है जो कि पैराबोलिक शेप का है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम एक पैराबोला बना लेंगे रफली, ठीक है। तो मान लो मैंने ऐसे एक पैराबोला बनाया। अब जैसे ही मैं इतना करता हूँ, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन क्या आती है कि हमें कैसे पता लगा कि पैराबोला किस साइड ओपन हो रहा है, ऐसे बन रहा है या फिर ऐसे बन रहा है या फिर ऐसे बन रहा है या फिर ऐसे बन रहा है, या फिर इनमें से कोई केस नहीं है। हो सकता है कि पैराबोला ऐसे बन रहा हो सकता है कि पैराबोला ऐसे बन रहा हो, कहीं भी बन सकता है सर, है ना। तो आपने ओरिजिन पे ही इसका वर्टेक्स क्यों लिया, कैसे पता लगा आपको? तो देखो यार जब भी आप कोई चीज़ मेज़र करते हो या फिर ज्योमेट्रिकल सिस्टम में लेके आते हो, तो आप ये मान के चलते हो कि भाई ओरिजिन कहीं ना कहीं पे होगा, शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई होगी। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि मैंने जब हिंदी मीडियम में लेक्चर अपलोड किया था तो वहाँ भी सेम एग्जांपल दिया था कि मान लो यहाँ पर ये आपका घर है, पॉइंट ए आपका घर समझो, ठीक है, और पॉइंट बी पे आपका एक दोस्त रहता है, पॉइंट सी पे आपका एक दूसरा दोस्त रहता है ना। तो अगर मान लो आप अपने घर से अपने इस बी वाले दोस्त की दूरी नापना चाहते हो, तो आप ऐसे नापोगे ना भाई, जीरो को यहाँ कंसीडर कर लोगे। हालांकि यहाँ पे ओरिजिन थोड़ी है, वो तो आप कंसीडर करोगे ना कि जहाँ से मैं नापना शुरू कर रहा हूँ, चलो मैं उसको 0 0 ले लेता हूँ। तो ये 0 0 हो गया। फिर 1 सेंटीमीटर या मान लो मीटर में, ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर पे बी दोस्त रहता है। ऐसे ही फिर आगे आप नापोगे, फिर सी की दूरी भी मिल जाएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं पे आप शुरुआत को लेके चल रहे हो कि भाई यहाँ पे ओरिजिन है, कंसिडर करते हो ना। ऐसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो, ठीक है, कि मैंने पेन को ऐसे उठाया और ये मान लो 3 मीटर की हाइट पे है, तो मैं 3 मीटर नापना कहाँ से चल रहा हूँ, कहाँ से चालू कर रहा हूँ? मैंने जो ज़मीन है उस लेवल को 0 माना है, तो 0 से फिर 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर। सोचो यही मैं छत पे खड़ा हो जाऊँ और मैं बोलूँ कि देखो ये मैंने अपना हाथ ना 3 मीटर की ऊंचाई पे रखा हुआ है। अब आप सोचो मैं छत पे हूँ, तब भी मैं क्या कह रहा हूँ, 3 मीटर। इसका मतलब मैं वहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ जो छत है उसको 0, है ना, और छत पे मैं खड़ा हूँ तो छत 0 पे है, फिर उससे 3 मीटर ऊपर है ये। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं पे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेट करना पड़ता है ना। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो कुछ नहीं बताएगा कि पैराबोला किस टाइप का है, कैसा है। तो आप एक काम करो, आप सबसे आसान तरीके से कोऑर्डिनेट सेट करो, है ना। करने को आप ऐसे भी कर सकते हो सर कि आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया, पैराबोला ऐसे बना दिया, बट वो आपको कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा, है ना। तो अगर आप ऐसे मान के चलते हो कि चलो इसका वर्टेक्स मैं यहाँ ले लेता हूँ, फोकस एक्स एक्सिस पे ले लेता हूँ, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इसका हम फाइनल आंसर देंगे, अगर आपको इससे गड़बड़ी लग रही है, वैसे ये गड़बड़ नहीं है, अगर आपको गड़बड़ी लग भी रही है कि हम ऐसे ही क्यों मान रहे हैं, तो जो इसका हम फाइनल आंसर देंगे कि भाई फोकस कहाँ पे है, वो हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताएंगे ही नहीं, वो हम किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में बता देंगे। वो क्या चीज़ है भी आपको समझ में आ जाएगा, तब आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बाकी आप ऐसे भी मान सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ें शुरुआत करनी पड़ेंगी ना भाई, ठीक। तो मतलब देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ आपको लेके जाती है। जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है मिसलेनियस वाली, सबकी तो बात नहीं कर रहा मैं सारे चैप्टर के, लेकिन इस चैप्टर की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, वो आपको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना सिखाती है कि भाई ये क्वेश्चन है, अब इसका कहीं कुछ नहीं दिया गया तो हम कंसीडर करेंगे कि यार एक्स एक्सिस यहाँ मान लेते हैं, वाई एक्सिस यहाँ मान लेते हैं, अगर ये यहाँ होगा तो फोकस कहाँ होगा,
इस चक्कर में हम बता पाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि वर्टेक्स अगर यहाँ है तो फोकस कहाँ होगा, इस केस में हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे बोला क्या गया था सर, बोला गया था कि जो इस रिफ्लेक्टर का जो डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर मान लो मैंने यहाँ पे बनाया। अब एक कन्फ्यूजन ये भी रहती है बहुत सारे बच्चों को कि ये डायमीटर क्या बवाल है भाई, हमने तो सर्कल में डायमीटर पढ़ा था, है ना, यहाँ पर तो डायमीटर कहीं पढ़ा ही नहीं है ना। यहाँ पे हमने लेटस रेक्टम जरूर पढ़ा है बट हमने डायमीटर नहीं पढ़ा। देखो डायमीटर यहाँ किस चीज़ को बोला जाएगा, जैसे आप सर्कल की बात करते हो सर, तो सर्कल में आप डायमीटर किसे बोलते हो, सेंटर से होता हुआ एक लाइन सेगमेंट खींचो जिसके एंड पॉइंट सरकमफ्रेंस पे हों और ये सेंटर से होता हुआ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो यहाँ पर सोचो एक तरह से मानो ये सरकमफ्रेंस जैसा ही वर्क कर रहा है। इसके एंड पॉइंट जो मैंने डायमीटर खींचा ए बी मान लेते हैं इसको, इसके एंड पॉइंट देखो इस पे ही है, लेकिन इसमें तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि देखो यहाँ कोई फिक्स डायमीटर वायमीटर असलियत में होता नहीं है पैराबोला में, ठीक है। आप इसको भी डायमीटर की तरह ट्रीट कर सकते हो, इसको भी डायमीटर की तरह ट्रीट कर सकते हो, इसको भी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो भी डायमीटर लिया है इसकी गहराई क्या है, या फिर आप ऐसे ही कह सकते हो कि इसकी इस वर्टेक्स से दूरी क्या है। देखो जैसे मान लो इस दूरी को मैं मान लो 1 सेंटीमीटर लेता हूँ तो ये डायमीटर की लेंथ कुछ और आएगी, 2 लेता हूँ तो कुछ और आएगी, 3 लेता हूँ तो कुछ और आएगी। कहने का मतलब है जो कोड वाला सिस्टम था ना उसको इस क्वेश्चन में डायमीटर की तरह बोल दिया गया है, असलियत में यहाँ पे डायमीटर जैसा कुछ होता नहीं है सर। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, समझ लो कोड ही है एक, क्योंकि अब यहाँ पे कोई सेंटर थोड़ी होता है जो यहाँ से जाएगा उसको हम डायमीटर बोलेंगे। बट आपको ये मान के चलना है कि अगर पैराबोला में कोई किसी लाइन सेगमेंट को डायमीटर बोल रहा है, ध्यान समझ लेना, आप कहोगे आप करा तो रहे नहीं हो क्वेश्चन, इतनी देर से इतनी सारी बातें बोले जा रहे हो, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन रटाना नहीं चाहता, आपको समझना है चीज़ों को, ठीक है। जो रटने आया भाई मत आओ, कोई फ़ायदा नहीं आपका पढ़ने से फिर, ठीक है। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर पैराबोला में डायमीटर बोला जाएगा तो फिर किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा कि जैसे वर्टेक्स से इतनी दूरी पे जो लाइन सेगमेंट है उसको हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 5 मीटर डीप, यानी कि क्या है सर, यानी कि क्या है कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो डायमीटर है ना ये कितनी दूरी पे लिया गया है, 5 मीटर की दूरी पे लिया गया, वर्टेक्स से 5 मीटर की दूरी पे, यानी कि ये दूरी हो गई 5 मीटर, ठीक है। तब डायमीटर की जो लेंथ है वो आती है 20 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, है ना, मीटर नहीं है सेंटीमीटर, को करेक्ट कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है, खैर ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये है 5 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर को मैं देखो ऐसे लिख रहा हूँ, 20 को मैं 20 ना लिख के क्या लिख रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। आपको पता है कि जो पैराबोला होता है ये अपने एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है सर, तो मतलब अगर ये टोटल 20 था ना तो 10 यहाँ पर ऊपर की साइड और 10 यहाँ पर नीचे की साइड इसकी लेंथ होगी। ऐसा करने से फ़ायदा क्या है, ऐसा करने से फ़ायदा ये है जनाब, ध्यान से देखना, ऐसा करने से फ़ायदा ये है सर कि आपको, ठीक है, आपको यहाँ पर, ठीक है, ये जो पॉइंट ए है ना, ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट पता लग गए हैं सर। क्या है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, देखो x कितना है 5 और y कितना है 10, इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 प्लस 10 लिखा, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 प्लस 10 लिखा है सर, ताकि मुझे एक पॉइंट मिल जाए पैराबोला के ऊपर, ठीक है। देखो ना अगर ये x एक्सिस है तो कितना ऊपर है इससे, वो y हो जाएगा, कितना ऊपर है 10, तो y कोऑर्डिनेट 10 हो गया, कितना इधर है वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कितना इधर है सर 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मैंने कहा लेट वर्टेक्स इज एट ओरिजिन यानी कि 0 0 एंड इट्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। मैंने कहा वर्टेक्स कहाँ पे 0 0 है एंड इट्स एक्स मतलब पैराबोला का, है ना, आप ये लिखना एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इतना है, ठीक है, वो पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी अब, ठीक है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू फिगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो किस तरफ खुल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि 4a के साथ x आएगा प्लस 4x, क्या बच गया y, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन पैराबोला
पैराबोला passes through किस पॉइंट से पास कर रहा है सर? पॉइंट ए यानी कि 5,10 पासेस थ्रू पॉइंट ए यानी कि 5,10। तो भाई अगर ये पैराबोला किसी पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर है, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मतलब y की जगह आप 10 पुट कर सकते हो, y का स्क्वायर की जगह आ गया 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है सर? 4ax, x की जगह आप 5 पुट कर सकते हो। यहाँ तक की चीज़ें ठीक है, समझने में आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो रही होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सब कुछ अब तक आपको समझाया है, अगर आपका ध्यान यहाँ है तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 10 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 100 हो गया, इज इक्वल टू 4 पंजे 20 आ गया डिवाइड में, बराबर बच गया a। इसका मतलब है सर a की वैल्यू आ गई 20 पंजे 100, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब देखो a अगर 5 सेंटीमीटर आया है साहब, ठीक है, a कितना आया है अगर 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देखो यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हो, ध्यान से देखना, कि भाई अगर मैं 5 सेंटीमीटर आगे चलूँगा और ये भी देखो 5 ही है, तो मतलब फोकस असलियत में यहीं पे आ जाएगा, फोकस असलियत में वहीं पे आ जाएगा, है ना। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे देखो, अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ कि अगर आप कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में नहीं बताना चाहते, क्योंकि आपको पता नहीं था कि पैराबोला यहीं खुल रहा है, ऊपर खुल रहा है, नीचे खुल रहा है, तो डायमीटर के रिस्पेक्ट में बता दो, है ना। देखो एक तरीका तो ये हो जाएगा, हम बोलेंगे a इज इक्वल टू 5 है, इसका मतलब फोकस जो है, क्योंकि वो a,0 होना चाहिए इस केस में, वो हो जाएगा 5,0। लेकिन इसी चीज़ को मैंने क्या बोला, इसी चीज़ को मैंने कहा कि अगर आप इस तरीके से नहीं बताना चाहते हो, तो इसका एक और मतलब है कि जो फोकस है, फोकस इज एट मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर या गिवन डायमीटर, क्योंकि इसमें डायमीटर का कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं और भी डायमीटर बनाया जा सकता है, गहराई बदल दो तो इसलिए हम बोलेंगे एफ इज एट मिड पॉइंट ऑफ गिवन डायमीटर। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब देखो, जब मैं इस तरह से आंसर देता हूँ लास्ट में, तो यहाँ पर फर्क ही नहीं पड़ रहा मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या लिया है। अब ये कहीं भी बन जाए, ये पैराबोला यहाँ भी बन जाएगा, तो डायमीटर यहाँ बनेगा, मिड पॉइंट अगेन डायमीटर के मिड पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब फोकस अगेन डायमीटर के मिड पॉइंट पे आ जाएगा, गिवन डायमीटर के। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तब भी डायमीटर यहाँ बनेगा, मिड पॉइंट पे ही आएगा, ठीक है, फोकस। तो मतलब क्या है कि ज़्यादा एक्यूरेट क्या रहेगा, ये लिखना, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है, ठीक है। तो एफ इज एट मिड पॉइंट ऑफ गिवन डायमीटर। अब आप सोचोगे कि क्या कोई ऐसे लिख किया है तो गलत होगा? नहीं हो सकता सर, क्योंकि अगर आप कोई सिस्टम कंसिडर नहीं करोगे तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तो कोई ना कोई सिस्टम तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पे हैं, उनका ओरिजिन कहाँ पे है। क्यों? क्योंकि जब आपने वो कंसिडर किया था तभी तो वो पॉइंट निकला था 5,10। तो बेसिकली 5,10 जो पॉइंट पैराबोला पे है वो तो आप तभी निकाल पा रहे हो जब आप इस तरह से कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। किसी और तरह से कंसिडर करोगे तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, ठीक है, बाकी PDF तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको जरा ध्यान से देखना, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा, और यकीन मान के चलो ये जो क्वेश्चन है इसके जैसा ही क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जा सकता है, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और अगर सिंपल क्वेश्चन रखना चाहेंगे तो वही जो NCERT में एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट उठा के दे देते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, है ना। जो आर्च है, मेहराब बोलते हैं आर्च को, ठीक है। ये किस आर्क नहीं है, याद रखना, ये आर्क नहीं है, कहीं सोचो जो आर्क लगाते हैं उसकी बात करना है। ये एक स्ट्रक्चर है घुमावदार, उसको हम मेहराब बोलते हैं, ठीक है। आपको चाहो तो इंटरनेट पे अच्छे सर्च कर लेना, अब उतना यार कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, बट ये आर्क मत समझना कि हमने ऐसा आर्क लगा दिया, वो आर्क नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई मेहराब है, आर्च है, पैराबोलिक शेप का है, और इसका एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है। और वर्टिकल एक्सिस कहीं भी हो सकता है, हम मान के चलते हैं सबसे आसान क्या पड़ेगा, हम वर्टिकल एक्सिस जो है ना वाई एक्सिस को ही कंसिडर कर ले। ये रहा मान लो ये आर्च है ना। अब आर्च क्या होता है अगर आपको ये भी नहीं पता कोई बात नहीं, ये तो पता है कि ये पैराबोलिक शेप का है, आप पैराबोला बनाओ। अभी आप मैथ्स कर रहे हो ना, और आपको अगर थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए कि क्या चीज़ क्या होती है, थोड़ा रिसर्च भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो है ना, इसकी हाइट बताई गई है सर 10 मीटर। इसकी हाइट कितनी बताई गई है? 10 मीटर। आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। आप किसी एक तरफ कंसिडर कर लो, वर्टिकल में ऊपर की तरफ कर सकते हो, नीचे की तरफ भी कर सकते हो, ज़्यादा
सही आपको जो लगे वो करना, ठीक है। मुझे लग रहा है ऊपर की ओर, तो मैंने ऊपर की ओर बना दिया है। अब ध्यान से देखो, इसकी गहराई है 10 मीटर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है, ध्यान से देखो, कि मैं यहाँ पर ना सोचता हूँ कि 10 मीटर मान लो यहाँ तक आता है, ठीक है। यहाँ तक कितना हो गया? 10 मीटर। तो इतना मैंने कंसिडर किया, क्या किया? 10 मीटर है, ठीक है। अब 10 मीटर जहाँ भी आया सर, ठीक है, इतना ही हाइट को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। क्लियर होगी बात? ठीक। और जो इसकी बेस पे चौड़ाई है सर, बेस की चौड़ाई, अगर बेस इसको बोल रहे तो इसका मतलब नीचे की ओर होना चाहिए वैसे, चलो कोई बात नहीं, आप कर रहे हैं ना, इसको नीचे की ओर घुमा लेना, ठीक है। बेस की चौड़ाई 5 मीटर है सर। जो 5 मीटर है मैं इसको क्या कर रहा हूँ? 5/2 लिख रहा हूँ। 5/2 मीटर इस तरफ और 5/2 मीटर इस तरफ, ठीक है। 5/2 इस तरफ, 5/2 इस तरफ, वाइड 5 मीटर चौड़ा है ना बेस में, मतलब बेस जिस पे टिका होता है, ये आधार इसका, यानी कि इसको ऐसे घुमा के नीचे की तरफ बना सकते हो आप, वो भी चल जाएगा, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेस ही हो जाएगा, टिक जाएगा। बट कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से हो जाना है ये, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा एक्यूरेट रहता अगर हम इसको वैसे बनाते, आंसर इससे भी आ जाएगा, आप वैसे बनाना, ठीक है। आगे कह रहे हैं हाउ वाइड इट इज़ 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। अब देखो ये पूछा है उसको समझो, ठीक है। एक आर्च है पैराबोलिक शेप का, वर्टिकल एक्सिस है इसका, तो मैंने मान लिया वाई एक्सिस ही है, ताकि वर्टेक्स 0 0 पर रहे, फोकस यहाँ पे आ जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन रखेंगे तो। अब यहाँ पे 2 मीटर चौड़ा होगा, ये क्या बोला है? हाउ वाइड इट इज़ 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स से अगर 2 मीटर आगे चले हम, देखो ये वर्टेक्स ये रहा, 2 मीटर आ जाओ, ये यहाँ तक मान लिया मैंने 2 मीटर है सर, यहाँ तक मैंने कितना मान लिया इसको? 2 मीटर है। तो कह रहा है 2 मीटर पे इसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो 2 मीटर पे चौड़ाई यही तो होगी सर, ध्यान से देखो जरा, क्या 2 मीटर पे यही है चौड़ाई? आप कहोगे बिल्कुल, तो ये हो गई 2 मीटर की चौड़ाई, ठीक है। जो 2 मीटर पे चौड़ाई हुई, इसको मैं कुछ नाम दे दूं क्या? AB। ध्यान से देखना, वर्टेक्स से ऊपर जाएंगे अगर हम 2 मीटर, तो चौड़ाई कितनी होगी? क्योंकि देखो भाई, हम थोड़ा मान लो 3 मीटर गए तो चौड़ाई कुछ और आएगी, यहाँ से हम 4 मीटर गए चौड़ाई कुछ और आएगी, यहाँ से हम 10 मीटर चले गए तब चौड़ाई इतनी आ रही है, समझ में आया? तो कह रहा है कि अगर तुम वर्टेक्स से 2 मीटर जस्ट जाओ तो चौड़ाई कितनी होगी? हमने बोल दिया लेट AB, है ना। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि इसको हम कर कैसे सकते हैं? अब जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। पहली बात तो मुझे ये वाला पॉइंट पता है, इसी पॉइंट को निकालने के लिए जो मेरे को पूरा 5 दिया था, मैंने 5/2 इधर लिया। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सर, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मान लो ये C है और ये पॉइंट D मान लेता हूँ, तो जो D पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5/2 और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10। देख लो जरा, ध्यान से देखो, ठीक है भाई। x कितना, देखो ना, x पे कितना चल रहे हो? 5/2, y पे मतलब ऊपर कितना जा रहे हो? 10, तो 5/2 10 हो गया। अब इस पैराबोला की इक्वेशन में वो रखेंगे, a मिल जाएगा, क्योंकि x भी पता है, y पता है, और वो पॉइंट पैराबोला पे है। अच्छा, कितना चौड़ा होगा? ध्यान से देखो, कितना चौड़ा होगा जब मुझे ये बताना है, मैं क्या बोलता हूँ? मैंने कहा कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो मान लेते हैं x1 मीटर है। तो टोटल चौड़ाई, अगर ये x1 है तो जाहिर सी बात है ये भी x1 होगा सर, यानी कि टोटल चौड़ाई 2x1 हो जाएगी। बट मैंने सिर्फ इतने को x1 क्यों बोला? ताकि जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट x1 हो जाए, और y कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है, y कितना ऊपर गए हैं हम, ये 2 मीटर, तो y कितना ऊपर गए हैं सर? 2 मीटर, तो x1, 2 हो गया, ये x1 है सर। अब यार ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया अगर आपने फिगर बना ली। मैंने आपको क्या बोला था भाई, फिगर बना लोगे तो ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अब, ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? मैंने कहा देखो, जो इसकी बेस की चौड़ाई दी गई थी वो दी गई थी 5 मीटर CD। इसका मतलब सर, इसका मतलब इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, चलो इस पॉइंट को मैं नाम क्या दे देता हूँ? E। इसका मतलब है जो ED है, इसका मतलब जो ED है सिमेट्री से वो 5 का आधा हो जाएगा, यानी 5/2 मीटर हो जाएगा। ED 5/2 मीटर है, और है ना ये पॉइंट जो है इसको मैं O बोल देता हूँ, है ना। तो जो O है और E है, OE हमें 10 मीटर बताया गया था, है ना, इस और OE हमें कितना बताया गया था? 10 मीटर, ये तो हमें गिवन ही था। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे, अब जो मैंने लिखा है फिगर मतलब बनाई है वही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स
ऑफ डी, क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ डी? देखो जरा, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर? एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5/2, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 10। एक्स कोऑर्डिनेट 5/2, वाई 10। जो मैंने आपको बना के दिखाया मैं उसको यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ कैसे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया सर? हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सो पॉइंट डी जिसके कोऑर्डिनेट है 5,2, 5/2, 10 लाइज ऑन PARABOLA, ठीक है? लाइज ऑन पैराबोला, दैट इज ये पैराबोला हमने किस तरफ बनाया है? +4ay ऐसे आएगा क्योंकि प्लस वाई की तरफ बनाया है। यहाँ क्या हो जाएगा? x², ठीक है? तो मैंने कहा कि भाई देखो, जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से मैंने फिगर बनाई है, टीचर यहाँ से देख के समझ जाएंगे। मैंने कहा कि भाई डी के कोऑर्डिनेट देखो इतने होंगे, कैसे कैसे मैं बता दिया। तो डी जो है वो पैराबोला पे लाई करता है, और पैराबोला अगर मैंने फिगर ऐसी बनाई है तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? x² = 4ay। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो क्या? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। चलिए आगे चलते हैं। x की वैल्यू क्या है सर? 5/2, तो यानी कि हो जाएगा 5/2, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला पे है तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। 4ay, y की जगह कितना है सर? 10 है, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 25, 2 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 4, और 10 गुणा में 4 करोगे 40 नीचे आ गया, बराबर कितना बच गया सर? a। इसको काटो वाटोगे तो कितना मिल जाएगा? देखो 5 5 जा और 5 8 जा, यानी कि 5/8 चौक 32 है ना, काट लेना, 5/32 आ जाएगा काटने वाटने के बाद, ठीक है? तो a की वैल्यू आपको मिल गई 5/32, 5/32। क्लियर हो गई यहाँ तक चीज़ें? अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है? यहाँ पे देखो, अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि भैया देखो, जो मैंने यहाँ पर चौड़ाई मानी वो कितनी मान ली? AB यानी कि 2x1 है ना, 2 मीटर पे। तो हम बोलेंगे लेट, ठीक है? जो हमसे पूछा था हम उसी में लिखेंगे, लेट इट इज 2x1 है ना, 2x1 मीटर वाइड, इट इज 2x1 मीटर वाइड, 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है ना? ये जो पॉइंट है यही तो है अपना वर्टेक्स। तो मैंने कहा वर्टेक्स से 2 मीटर पे ये x1 + x1 2x1 मीटर चौड़ा है। समझ में आ रही है बात? 2x1 क्या चीज़ है? यही क्या चीज़ है? यही क्या चीज़ है? यही है अपना AB, ठीक है? तो अब यहाँ से हम बोलेंगे इसका मतलब, अगर हम फिगर से देखें 2x1 है तो x1 इधर होगा, इसका मतलब जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, ये भी लाई करेगा, लाइज ऑन पैराबोला, ये भी पैराबोला पे लाई करना चाहिए ना भाई। अगर आप इसे 2x1 मानोगे, इसे 2 मानोगे तो x1 इधर, यानी इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि जो पैराबोला की इक्वेशन है y² = x² है, ठीक है? x² = 4ay, इसमें x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? x1, तो यहाँ से आ गया x1 का स्क्वायर = 4 इनटू में a है सर, a की वैल्यू क्या है? 5/32, तो यहाँ पे आ गया 5/32 इनटू में है सर y, और y की वैल्यू क्या है सर? 2 है, y की वैल्यू क्या है? 2 है। मतलब क्या कि यहाँ पर, ठीक है, ये जो पॉइंट है ना B, इसको ज़रा ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट B है इसमें मैंने क्या किया? इसके x को x की जगह और y को y की जगह पुट कर दिया है ना? x1 को x की जगह और 2 को y की जगह पुट कर दिया है, बस, ठीक? अब जैसे ही इतना हुआ सर, जैसे ही इतना हुआ, अब मैं क्या बोल सकता हूँ? ये निकालना तो बड़ा आसान हो गया, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यानी कि x1 का स्क्वायर कितना आ गया? 5/4। इसका क्या मतलब हो गया सर? इसका मतलब है x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5/4, यानी कि √5 और √4 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप कहोगे यहाँ पे प्लस माइनस लगाया क्यों नहीं? भाई x1 जो है वो मैंने डिस्टेंस माना हुआ है। अगर आप फिगर में देखोगे x1 इज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नहीं होगा सर, इसीलिए वहाँ पे वो नहीं आएगा। तो x1 इतना आ गया। अब हम क्या बोलेंगे? अब हम कहेंगे जो भी हमसे चौड़ाई पूछी गई थी, है ना, जो भी हमसे विड्थ पूछी गई थी,
वो कितनी मानी थी हमने, 2x1 मानी थी सर। 2x1 मतलब क्या, 2 गुणा में x1 की वैल्यू कितनी है, √5/4, सॉरी 5/2 है ना, √4 था, 2 से 2 कट गया, तो ये √5 निकालोगे तो कितना आता है लगभग, ये आता है लगभग 2.23 अप्रोक्स है सर, ये लगभग। ठीक है, आप निकाल लेना √5 की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बाकी समझ में आपको आ गया होगा, और PDF में तो वैसे मिल ही जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें ज़रा फिगर अच्छे से पहले इमेजिन कर लेना। इसमें क्या बोला है, द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय द वर्टिकल वायर्स अटैच्ड टू द केबल, द longest wire being 30 meter and the shortest 6 meter. Find the length of the supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. देखो क्या मतलब है क्वेश्चन का, पहले वो समझो। ठीक है, आपने ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे, ठीक है, कि देखो पहले एक रफली बना रहा हूँ मैं, ठीक है, अपनी फाइनल फिगर नहीं है, रफली। ठीक है, देखो ये जो पुल है आपने देखा होगा, ठीक है, कि यहाँ से मेन तार जारी होती है और उससे ये बंधे होते हैं, इनको बोलते हैं हम लटकते हुए पुल। ठीक है, अब ये इसी चीज़ को आगे बढ़ाओ, ठीक है, एक लंबा सा पुल, और ये आपने ऐसे है ना, बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह अगर आप देखने का शौक रखते हो तो वहाँ पे ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि जो बाहर की सिटीज़ हैं, ठीक है, पश्चिमी देश जो है वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ब्रिज पाए जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये ब्रिज ऐसे झूल रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना, आपको ये पूरा नहीं देखना, आपको सिर्फ एक हिस्सा देखो। ये जो है ना, ये केबल है जो पैराबोला का शेप बना रही है, और ये वर्टिकल वायर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को केबल बोला गया है, देखो अपने क्वेश्चन में इसको क्या बोला गया है, केबल, और इनको क्या बोला गया है, वर्टिकल वायर्स। इनको क्या बोला गया है, वर्टिकल वायर्स। ठीक है, और ये क्या है अपना ब्रिज, ये क्या है अपना ब्रिज। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी फिगर को ना देखूं, सिर्फ इसका एक हिस्सा यहाँ से कंसीडर करूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये क्या है, अपना केबल। ठीक है, हम मान लो कि समुद्र में खंभे बड़े बड़े लगे हुए हैं, उनसे केबल लटकाई गई है और फिर उस पर पुल लटकाएगा। अब कैसे भी लटकाई गई हो, हम उससे मतलब नहीं है अभी, खैर। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वायर सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, उससे, और बीच में वायर सबसे छोटी हो जाएगी। जितना किनारे पे जाओगे उतनी वायर लंबी होती जाएगी। तो सबसे लंबी वायर है वो 30 मीटर की है, सबसे लंबी वाली वायर 30 मीटर की है, सबसे छोटी वाली वायर 6 मीटर की है, पुल की लंबाई 100 मीटर है। पहले तो इतना इन्फॉर्मेशन हमें पता है। तो इतने पेपर अगर मैं अच्छे से इमेज बनाऊँ इसकी, ठीक है, इसकी आकृति अच्छे से बनाऊँ, तो रफ फिगर थी, ठीक है, तब आपको बिल्कुल अच्छे से मैं समझा पाऊँगा कि मैं कहना यहाँ पर क्या चाहता हूँ, यहाँ पर सीन क्या चल रहा है, वो देखो सर। ठीक है, अब जरा ध्यान समझना, ये समझो वो ब्रिज है सर, ये क्या है, वो ब्रिज जिसकी बात की जा रही है। अभी बहुत लंबा हो सकता है, हमने एक हिस्सा लेना है सिर्फ, ठीक है, जो 100 मीटर की लंबाई तक का। ठीक है, ये वो ब्रिज है। अब यहाँ पर एक पैराबोलिक केबल है सर। कैसी केबल है सर, पैराबोलिक केबल। कैसी केबल है, पैराबोलिक केबल। अब ये जो पैराबोलिक केबल है, इससे वर्टिकल तार से इसको बांधा गया है ना, इसके वर्टिकल तार लगाई गई हैं। मान लो ये जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, गुलाबी वाली तार, ठीक है, ये वर्टिकल वायर्स है, ये तार ऐसे जोड़ दी गई। ठीक है, और ये तार मान लो यहाँ से ऐसे ब्रिज ऐसे हैंग है। ठीक है, अब ये 3D में पूरा, भाई मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो वैसा नहीं बन पाएगा, बट आपको समझ में आ जाएगा, समझने लायक बना दूंगा कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना। अब जो मैं क्या करता हूँ, पहले इसमें एक ज्योमेट्री के लिए, ताकि मैं चीज़ों को कोऑर्डिनेट वगैरह अच्छे से समझ पाऊँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की एंट्री कराते हैं। सबसे आसान क्या रहेगा अपने लिए कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ इस तरह से बनाएं कि ओरिजिन कहाँ पे आ जाए सर, ओरिजिन आ जाए यहाँ पर। ठीक है, मतलब अभी आपको समझ आएंगी सारी चीज़ें, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये देखो, ये मान लो क्या हो गया सर, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया सर, ये हो गया वाई एक्सिस, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। क्लियर हो गई बात। अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो सबसे छोटी वायर है, यानी कि ये, इसकी लेंथ हमें बताई गई है 6 मीटर, सिर्फ इतनी है ना। और ये जो सबसे बड़ी वायर है सर, सबसे बड़ी वायर है, ये हमें बताई गई थी 30 मीटर। कितनी बताई गई थी, ध्यान से देखना एक बार,
30 मीटर सबसे बड़ी वायर की लेंथ है। तो क्या मैं उसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर ये 6 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए बी भी 6 मीटर ही होगा। तो अगर ये 6 मीटर है तो ऊपर बच गया 24 मीटर, ऊपर बच गया 24 मीटर। ध्यान से देखो यहाँ तक, क्योंकि 6 तो नीचे चला गया। हम ना ओरिजिन यहाँ पे लेके चल रहे हैं ना सर, ओरिजिन कहाँ पे लेके चल रहे हैं, यहाँ पे है ना। तो ये 6 मीटर की तार है ना, ये सबसे छोटी वाली, ठीक है। तो ये केबल हो गई, ये अपना ब्रिज हो गया। जो पीला वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, फिर से समझो, ठीक है। क्वेश्चन समझना ज़रूरी है पहले, फिर आप आराम से कर लोगे। ये पीला वाला अपना ब्रिज है सर। ब्रिज की लंबाई 100 मीटर थी सर। कितनी थी? 100 मीटर। तो 100 मीटर को भी मैं क्या करता हूँ, तोड़ के लिखता हूँ। कैसे? 50 + 50, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50 मीटर इस तरफ ब्रिज की लंबाई, और 50 मीटर इस तरफ। बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना ये पैराबोला, जितना उधर ब्रिज होगा उतना इधर, ठीक है। 50 मीटर 50 मीटर। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? देखो, अगर ये 50 मीटर तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी 50 ही होगा, क्योंकि इतना 50 है। तो यानी कि मुझे ये जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट पता लग गए सर, है ना। ए बी, इसको सी मान लो। सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 50 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 24। बस ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये जो ग्रीन वाली लाइंस आपको दिख रही हैं, ये अपने एक्सिस हैं। फिर से समझ लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, ठीक है। एक्स डैश एक्स, ठीक है। ये है वाई वाई डैश, ये अपने एक्सिस हैं। तो सोचो ना कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स कितना है? 50। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 50। अब इसको आप 50,30 नहीं लिखोगे, क्योंकि आप वाई यहाँ पे 0 लेके चल रहे हो, है ना। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई? इतना ऊंचा। ये कितना है सर? इतना, 24 ही तो बचा। क्यों? क्योंकि टोटल 30 था, 30 में से 6 तो नीचे चला गया, तो 24 और बचा ना। क्यों? क्योंकि तार की लंबाई 30 बोली थी। तार तो ये गुलाबी वाली है, गुलाबी वाली ये पूरा 30 है सर। तो 6 नीचे है तो 24 ऊपर, तो 24 ही तो आएगा ऊपर। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका? 24। तो यानी कि इस पैराबोला पे एक पॉइंट मुझे पता लग गया सर। अब जैसे एक पॉइंट पता है, मैं ए निकाल सकता हूँ। जो इक्वेशन में ए आएगा, ए समझ लो ना, ए किसको बोल रहा हूँ, ठीक है, वो निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। अब एक और चीज़ हमसे पूछा क्या है, वो भी साथ के साथ देखते चलते हैं। हमसे पूछा ये था सर, हमसे पूछा ये था, फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर। सपोर्टिंग वायर किसको बोल रहा हूँ? जो गुलाबी वाली वायर है, ठीक है, यही तो सपोर्ट कर रहे हैं पुल को। फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। फ्रॉम द मिडिल, मिडिल मतलब क्या? बिल्कुल बीचों बीच आ जाओ पुल के। पुल से 18 मीटर आगे जाओ, पुल से 18 मीटर आगे जाओ। अब इस 18 मीटर पे अगर कोई तार लगानी हो, मान लो ये वाली, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? ठीक है, तो यानी कि ये हो गया 18 मीटर, यानी कि ये हो गया 18 मीटर। अब हो सकता है आपको उतना साफ नज़र ना आए यहाँ पे भाई, उसके लिए ठीक है, अब मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। ये 18 मीटर हो गया इतना। तो अगर वो 18 मीटर है तो मतलब ये भी 18 मीटर ही हुआ सर, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको ए बी सी, इसको मैं डी बोलूँ सर, तो डी के कोऑर्डिनेट पता है क्या हो जाएंगे? एक्स 18 है, और जो तार की लंबाई है सर, क्या वो वाई का काम करेगा? नहीं। फिर से समझ लो भाई, ये क्या वाई का काम करेगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ से होके जा रहा है, तो ये कितना ऊपर है एक्स एक्सिस से, वही तो वाई होगा, सिर्फ इतना। इतने को मैं क्या बोल रहा हूँ? इतने को y1 बोल दे रहा हूँ। तो मतलब क्या है? तार की लंबाई होगी y1 प्लस में 6 मीटर। फिर से समझ लो, तार की लंबाई यहाँ पे d है ना, चलो इसको e बोल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट e है। फिगर एकदम अच्छे से देखना, मेरी बात मानो, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मत भागो, फिगर अच्छे से देखो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो ED है ना, वो तार की लंबाई है जो 18 मीटर राइट साइड में। लेफ्ट में जाओगे 18 मीटर, अगेन उतनी लंबी तार मिलेगी, दोनों तरफ सिमेट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ से 18 गए, एक तार मिली E से लेके D तक, इसी की लंबाई अपने को बतानी है। अब इसकी लंबाई मैं कैसे बताऊंगा? अगर मैं y1 निकाल लूँ सर, y1 में बोल रहा हूँ सिर्फ इतनी लेंथ को, y1 बोल रहा हूँ मैं सिर्फ इतनी लेंथ को, इसमें मैं 6 जोड़ दूंगा, पूरी तार की लंबाई आ जाएगी सर। यानी कि मुझे क्वेश्चन में कुछ भी करके y1 निकाल लेना है, y1 निकालते ही उसमें 6 जोड़ना है, ये पूरा आ जाएगा सर। और वो निकालना बहुत आसान है। अब जो मैंने आपको समझाया, इसको ज़रा मैं यहाँ पर अब सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है, वही चीज़ यहाँ पर रिपीट होंगी सर, ध्यान से देखते रहना। मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ पे कहा कि चलो आसानी के लिए इसको मैं नाम दे देता हूँ O, ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं O, ठीक है।
मैंने क्या बोला सर, मैंने क्या बोला, मैंने कहा ठीक है ओ बी है ना इन द, अब या फिर ऐसे लिख दो ना, वी मेड फिगर, वी मेड लिखना है, फेड नहीं, ठीक है, वी मेड फिगर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, ताकि मैं सारी चीज़ें बार बार ना लिखनी पड़े यार, फिगर में हमने इतनी मेहनत की है ना, बस ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया देखो ओ बी जो है, ओ बी जो है वो हो गया 50 मीटर, और इसी तरह से जो बी सी है सर, जो बी सी है वो कितना हो गया 30 माइनस 6 यानी कि 24 मीटर। बस जो हमने यहाँ लिखा है ना, उस फिगर बनाया उसको लिख के दिखा रहा हूँ। टोटल कितना है चाहो तो आप लिख लो, ए सी माइनस में ए बी बराबर बी सी। बी सी मतलब ये ऊपर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा कैसे आएगा, टोटल 30 था, ये देखो 30 में से नीचे वाला 6 घटा दिया, ऊपर क्या बच गया 24, है ना। इसका मतलब पॉइंट सी, इसका मतलब पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट अब क्या होने वाले हैं, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 50, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया सर 50, वाई कोऑर्डिनेट ऊपर कितना आ गया सर 24, लाइज ऑन, ये लाई करता है, लाइज ऑन पैराबोला। अब ये पैराबोला अगर मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ तो ये वाई की तरफ खुल रहा है, प्लस वाई की तरफ यानी +4 है वाई, और यहाँ क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इस पे लाई करता है। इसका मतलब क्या है सर कि इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स की वैल्यू 50 रख दो, एक्स की वैल्यू क्या रख दो सर, एक्स की वैल्यू 50 रख दो, ठीक है। तो एक्स की जगह आ गया 50 का स्क्वायर बराबर 4ay, वाई की वैल्यू सर 24 रख दो, यहाँ पे आ गया 24। अब जैसे ही आपने इतना करा ना सर, 50 का स्क्वायर होता है 2500, पर मैं 2500 को ऐसे लिख रहा हूँ 2500, ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये 4 से 100 को काटने में आसानी रहती है, ठीक है, और नीचे 24 और आ जाएगा, देखो ये 2500 ही लिखा हुआ है ना, बराबर क्या मिलेगा सर ए मिलेगा। अब 4 से काटोगे तो आराम से कट जाएगा 25 बार, क्योंकि आपने बहुत बार किया हुआ है ना, 25 गुणा 25 625 बटे 24, तो यानी कि ए की वैल्यू आ गई 625 बटे में 24 मीटर। मुझे बता दो अब यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या, भैंस की आँख नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए भाई, अगर हो रही है तो मतलब तुमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देखो इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा कि यार मिडिल से 18 मीटर, ठीक है ना, क्या बोला था ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या था, लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम दी मिडिल। मैं यहाँ पे बोलूँगा लेंथ ऑफ, ठीक है ध्यान से देखना, मैं बोलूँगा लेट लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर 18 मीटर फ्रॉम मिडिल। क्या मान ली मैंने, y1 + 6 + y1, मैंने क्या मान लिया, या फिर यूँ मान लो ईडी, भैंस की आँख छोड़ो ना, ये भी मत लिखो, ठीक है, ये क्या मान लिया मैंने ईडी, ठीक है, मैंने क्या मान लिया ईडी है भैया, देखो है ना, ईडी है वो लेंथ, और ईडी को भी मैंने क्या माना है, फिर ईडी को मैंने क्या माना है 6 + y1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, देखो अगर ये 6 + y1 है, यानी 6 यहाँ पे है, y1 ऊपर है, तो इसका मतलब जो पॉइंट डी है उसमें y कोऑर्डिनेट तो पक्की बात है y1 होगा, और x कोऑर्डिनेट क्या होगा 18 मीटर राइट में गए हो तो +18, यानी x कोऑर्डिनेट 18, y कोऑर्डिनेट y1, इसका मतलब 18, y1 अगेन लाइज ऑन पैराबोला, ठीक है, पैराबोला लिख दो या पैराबोलिक केबल लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से पैराबोला अपने पास क्या है सर 4ay, वाई की तरफ खुल रहा है ना, और यहाँ पे क्या है सर एक्स स्क्वायर, जरा वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू है 18, तो ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर जो कि होता है 324, और हो जाएगा 4 इंटू में a है सर, a की वैल्यू है 625 बटे में 24, तो a की वैल्यू आ गई 625 बटे में 24, इंटू में है सर y, और y की वैल्यू आ गई y1। ध्यान से देखना कि मैंने किया क्या है, मैंने
यहाँ पर 18 रख दिया है x की जगह, y1 रख दिया है y की जगह, और a की वैल्यू जो ये है वो मैंने वहाँ पे इस्तेमाल कर ली है। ठीक है, बस इतना किया है भाई, और कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं मारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई क्या आपको? ज़रा आप इसको सोल्व कर लेते हैं। y1 पता लगते ही मेरे को लेंथ पता लग जाएगी, क्योंकि लेंथ जो है ना ईडी, ठीक है, जो लेंथ है ना ईडी वो है 6 + y1। ठीक है, तो भाई y1 की रुक के 6 में जोड़ दो, हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, 18 का स्क्वायर कितना होता है सर? 324, है ना। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 गुणा में 6, यानी 6 गुणा में आ जाएगा, और नीचे कौन आ जाएगा? 625 बराबर कितना हो जाएगा? y1। तो यहाँ से देखोगे अगर आप गुणा करके, तो 3 गुणा में 6 यानी 300 गुणा 6 1800, 20 6 120, 1920 और 4 6 24 1944, है ना। यानी कि y1 की वैल्यू आ जाएगी 1944 बटे में 625। इसको काटोगे तो 3 बार काटा जाएगा, 3.11 करके देखना, मैंने कर रखा पहले, है ना। यहाँ पे यार बच्चे नहीं हूँ मैं, कैलकुलेशन करके दिखाऊँ पूरी सारी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लगभग आ गया, पूरा डिवाइड नहीं यहाँ तक खत्म हुआ है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतनी आ जाएगी। इसका मतलब लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर, लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर कितना था? 6 + में y1, यानी कि कितना? 6 + में 3.11, यानी कि 9.11 लगभग अप्रॉक्सीमेटली आया। अच्छा, यूनिट भी लिखना पड़ेगा मीटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा भैया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बाकी PDF तो मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें फिर से एक आर्च की बात की गई है। ठीक है, जो कि एक सेमी इलिप्स की फॉर्म का है। आगे बोला गया इट इज़ 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट दी सेंटर। पहले इतनी इन्फॉर्मेशन पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस बनाया। ठीक है, मान लेते हैं इसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है सर? ओरिजिन पे लाई करता है। अब यहाँ पे ये 8 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर चौड़ा है, मतलब क्या करता हूँ मैं 8 मीटर चौड़ा होने के लिए, 4 मीटर दूर मैंने इधर एक पॉइंट लिया, ठीक है, और 4 मीटर इधर से, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर, है ना। 2 मीटर हाइट पे एक पॉइंट लिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको आधा ही बना हुआ है ये, तो आधा एलिप्स बनाया मैंने। ठीक है, याद रहे ये लंबाई मैंने कितनी कंसीडर की? 4 मीटर। ये लंबाई कितनी कंसीडर की? 4 मीटर। तो टोटल चौड़ाई कितनी हो गई सर? 8 मीटर, जो कि हमसे बोला गया है यहाँ पर 8 मीटर वाइड है और 2 मीटर ऊंचाई है। तो मतलब ये ऊंचाई जो है ये मैंने कितनी कंसीडर की है सर? 2 मीटर, आधा ही बनाया मैंने एलिप्स। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। किसी एक एंड से, मान लो इस एंड से निकाल लो, 1.5 मीटर पीछे आ जाओ, मान लो यहाँ तक, इतना समझो कि ये 1.5 मीटर आया। तो कह रहे हैं यहाँ पर चौड़ाई कितनी होगी? कहने का मतलब देखो, अगर आप यहाँ से देखोगे चौड़ाई कुछ और नजर आएगी, यहाँ कम हो जाएगी, यहाँ कम हो जाएगी, यहाँ कुछ भी होगी, इससे कम हो जाएगी, इससे कम, इससे कम। तो कह रहे हैं जब आप 1.5 मीटर पीछे आओगे किसी एक तरफ से, तो चौड़ाई मतलब ऊंचाई कितनी रह जाएगी? तो मैंने कहा 1.5 मीटर पीछे आता हूँ तो फिर यही तो रह गई ऊंचाई। इसी को मैं बोल देता हूँ चलो y1, क्योंकि y की तरफ है। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा सर? x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे y1 मान के चल रहा हूँ मैं, है ना। ये पॉइंट को मैंने बोल दिया। ठीक है, ये सेंटर O पे ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये A है, इसको मान लेते हैं ये B है। तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट x वाला और निकालना रहता है। x वाला कैसे निकलेगा सर? ध्यान से देखना, x वाला कैसे निकलेगा? टोटल 4 था, 4 में से 1 हटा दोगे तो ये कितना रह जाएगा सर? 4 में से 1.5 घटाओगे 2.5 बच जाएगा, यानी कि 2.5 मीटर। अभी थोड़ा घिचपिच हो रहा होगा बट आप समझ जाना, 2.5 मीटर है। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 2.5। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे सर? ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? चलो मैं नाम देता हूँ, O हो गया, A हो गया, वो B हो गया, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट जो है ये C हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, मैं बोलूँगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस
ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 8 मीटर थी। अब वो 4 कैसे आया, मैं बोलूँगा कि भाई टोटल चौड़ाई नहीं कि 2a होता है। भाई देखो ना, ये क्या होता है सर, ये टोटल 2a होता है, a इस तरफ a उस तरफ, है ना, 2a ही तो होता है। तो आपने पढ़ा है ना भाई सीधा सीधा कि यार ये सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी ही तो है a, तो ये भी a होगा। और ये जो ऊंचाई है जिसको यहाँ पे बोल रहे हैं ये b लिया जाएगा ना यहाँ पे। तो जो भी कंडीशन हमने दी की थी वैसे फिगर बनाई और हमें ये मिल रहा है कि भाई 2a बराबर होना चाहिए पूरी चौड़ाई, यानी 4 + 4 8, है ना। इसका मतलब a की वैल्यू हमें मिल रही है 4 मीटर। ठीक है, a की वैल्यू में क्या मिल रही है, 4 मीटर। साथ ही साथ b तो हमें डायरेक्ट बताया गया है 2 मीटर होना चाहिए। अगर मैं फिगर में देखूं तो जो 2 मीटर ऊंचाई की बात कर रहे हैं वो एलिप्स का b है सर, वो एलिप्स का क्या है, b है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़, ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अगर मैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x² / a² प्लस y² / b² = 1। अब a की वैल्यू कितनी है सर, 4, तो a² कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 16। b की वैल्यू कितनी है सर, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 = कितना है सर, 1। ये हो गई पहली इक्वेशन। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ देख लो सर, इसके बाद एक और चीज़ क्या देखनी है आपको, वो भी देखो ज़रा। इसके बाद यहाँ से कर रहे हैं अपन, है ना। मैं कहूँगा कि जो OA है सर, OA वो क्या होगा, वो हो जाएगा 4 माइनस, टोटल 4 है ये, 4 में से 1.5 घटा दो सर, 1.5 यानी कि 2.5 मीटर, है ना। और जो यहाँ पर AB है, जो AB है उसको मैंने y1 जो बोला है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी एक एंड से 1.5 मीटर हम पीछे आए तो जो चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो क्या है, AB है। यही तो बोला गया था हमसे, हाइट ऑफ द आर्च एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। तो हम बोलेंगे लेट, अब इस चीज़ को हमें लिखना पड़ेगा ना, लेट द हाइट, ठीक है, एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड = AB = y1 मीटर। ठीक है, अब ये मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं इसको किसी और कलर से दिखाऊं क्या, नहीं चलो उधर तो है ना, समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या कहा कि माना हाइट जो है 1.5 मीटर पीछे आने पे किसी एक एंड से, वो है AB यानी कि y1। इसका मतलब सर देखो, अब मैं इस डिस्टेंस को बोल रहा हूँ 2.5 मीटर और इसका y क्या बोल रहा हूँ, y1, यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2.5, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया y1। इस तरह से हमें b पॉइंट मिला। तो हम बोलेंगे इस तरह से जो b पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिल गया सर, 2.5, और y कोऑर्डिनेट क्या मिल गया सर, y1। ये लाई करता है ऑन एलिप्स। तो भैया एलिप्स की इक्वेशन है क्या, ये रही। एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एलिप्स की इक्वेशन है x² / 16 प्लस y² / 4 = 1। अब क्योंकि ये पॉइंट इस पे लाई करता है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2.5, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है 16। ये y की जगह क्या पुट कर दोगे, y1 डिवाइड बाई 4 = 1। 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी 2.5 का हो जाएगा 6.25 डिवाइड बाई ये 16, प्लस में क्या है, या तो आप ये काम करो ना, इनका एलसीएम ले लोगे, सीधा सीधा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4y1 स्क्वायर = 1 है सर। तो यहाँ से एक काम करो ना, 16 एकम 16 उधर ले ही जाओ, सीधा शिफ्ट ही कर दो, है ना, हटाओ इसको यहाँ से, है ना, 16 एकम 16 आ गया। तो यहाँ से y1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 16 - 6.25
डिवाइड बाई 4, y1 स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो y1 स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 16 में से 6 घटा दिया 10 बचा, और 2.5 घटा 0.25 घटा दिया तो 9.75, यानी कि 9.75 बटे में आ गया 4। y1 का स्क्वायर कितना, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12 और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, सही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी जाएगी, ये अंडर रूट में चला जाएगा सर, 2.4375। ठीक है, तो ये कितना आया था, लगभग इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1.56 मीटर या सेंटीमीटर जो भी था। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा, आप निकाल के देख लेना। ठीक है, इतना आएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो ये अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। इसमें कह रहा है ए रोड है, इसकी लेंथ है 12 मीटर, मूव्स विद इट एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P ऑन द रोड विच इज 3 मीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टेक्ट विद एक्स एक्सिस। कहने का मतलब क्या है सर, आप पहले एक्सिस बना लो, उसके बाद देखो आपको एक रोड बनानी है, मान लो वो रोड ये रही। ठीक है, इस रोड का एक पॉइंट, ठीक है, या फिर एक एंड, जैसे मान लो पॉइंट ए है, ठीक है, हमेशा एक्स एक्सिस के टच में रहते हैं, और जो इस रोड का दूसरा एंड है वो हमेशा वाई के टच में रहता है। इसको आप मूव करना, मतलब इसको आप खिसका सकते हो, लेकिन बी वाई एक्सिस से सटा रहना चाहिए और ए एक्स एक्सिस से, कैसे भी मूव कर सकते हो। अब इसी पे वो एंड जो एक्स एक्सिस पे है, ध्यान देना, वो एंड यहाँ पे बोला गया ना, वो एंड जो एक्स एक्सिस पे है, ये इससे 3 मीटर की दूरी पे पॉइंट P है, यानी कि पॉइंट P और एक्स एक्सिस की तरफ वाले एंड की दूरी है 3 मीटर। ठीक है, अब मान लेते हैं P के कोऑर्डिनेट हो गए x, y। ठीक, तो जब आप इसको ऐसे खिसकाओगे तो P भी अपनी लोकेशन बदलेगा, जहाँ जहाँ P जाता है, जहाँ जहाँ मूव करता है, वो बताना है कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, उसका पाथ जो है वो क्या बना रहा है, ठीक है, कौन सी फिगर बना रहा है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो टोटल AB की लेंथ दी गई थी 12 में से अगर 3 इतना है सर, और ये टोटल 12 है, तो मतलब ये जो बचा ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9 मीटर, क्योंकि 9 और 3 12, 9 और 3 12। ठीक है, अच्छा मीटर नहीं है सेंटीमीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको हम कर कैसे सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, हमें AB अगर ये रोड है तो इसकी लेंथ बताई गई है 12 सेंटीमीटर। दूसरी बात, AP जो है ये हमें बताया गया है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो BP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 - 3 सेंटीमीटर, यानी कि 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, ये क्या है, x, y। क्लियर हो गई बात। इसका x कोऑर्डिनेट x मान लिया मैंने, y कोऑर्डिनेट y मान लिया। जैसे मैंने इतना किया है ना सर, ध्यान से देखना, इसका मतलब है सर ये जो है ये x है, और ठीक है, और ये जो है ये y है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि देखो अगर ये इतना x होगा, ठीक है, ये इतना x होगा तभी तो इसका x कोऑर्डिनेट x आएगा। ठीक है, तो मतलब ये कितना हो गया, x सेंटीमीटर, और अगर इतना y होगा तभी तो इसका y कोऑर्डिनेट y आएगा, यानी कि ये कितना हो गया, y सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये एंगल मान लेते हैं, अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्स की तरह काम करेगा। तो अब देखो मैं यहाँ पर नाम भी दे देता हूँ, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C। ठीक है, अच्छा B वहाँ पे है, चलो कोई बात नहीं, इसको नाम दे देते हैं Q। ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखो, मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पर, कि आपको पहले किसी एक ट्रायंगल में फोकस करना है। मान लो मैं इस ट्रायंगल में फोकस करता हूँ, ये जो ट्रायंगल है सर, ठीक, इस ट्रायंगल में देखो ज़रा। ठीक, मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा,
मैं बोलूँगा इन ट्रायंगल ए क्यू पी, इन ट्रायंगल ए क्यू पी। इस ट्रायंगल में आप देखो तो आपको इसकी लेंथ y पता है, इसकी लेंथ 3 पता है ना। अगर मैं y ऊपर रखूँ, इसकी लेंथ 3 नीचे रखूँ, यानी y/3, तो y/3 से क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनना चाहिए? बिल्कुल। कौन सा? ठीक है, ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल बोले तो ये वाला ट्रायंगल में आ जाओ सर आप, ठीक है। ये जो ट्रायंगल आपको ऊपर की साइड दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक। यानी कि इन ट्रायंगल PBC, इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो x/9 क्या बन रहा है? ये बन रहा है cos थीटा। ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सर ये एंगल 90 है, जैसे कि यहाँ पर ये 90 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके लिए बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या बनता है? cos थीटा। अब आपको पता है कि भैया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमने क्लास 10th में ही पढ़ लिया था, कुछ नहीं उससे पहले ही पढ़ लिया था कि 1 होता है इसको जोड़ के। तो cos की वैल्यू x/9 है, तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? x/9 का स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू y/3 है, तो ये क्या हो जाएगा? y/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² डिवाइड बाई 81, ये क्या हो जाएगा? y² डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर है 9 = 1। ये किसकी इक्वेशन है? एलिप्स की इक्वेशन है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो पॉइंट P था उसी में तो x y आया था, x y इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, x की जगह x है, y की जगह y है, तो मतलब ये पॉइंट P का ही लोकस है ना। तो हम बोलते हैं Pxy, है ना, पॉइंट Pxy का जो लोकस है वो क्या होगा? वो एक इलिप्स होगा। तो इसका मतलब लोकस ऑफ Py, Px, y इज एन इलिप्स, ठीक है। ये मैं निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the line joining the vertex of the parabola this to the ends of its latest rectum। जरा ध्यान से देखो, पैराबोला की इक्वेशन क्या है? x² = 12y। तो इसका मतलब मैं इसको कंपेयर किससे करूंगा? ऐसे क्वेश्चन हम बहुत से बार कर चुके हैं, x = 4ay से। इसका मतलब सर 4a की वैल्यू 12 आनी चाहिए। ये तो आप, मैं कह रहा हूँ बेसिक आप पहले आना चाहिए आपको, है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो फोकस क्या होगा? देखो जरा, ये किस पे है? y पे। तो यानी कि ये जो पैराबोला बन रहा है सर, ये कुछ ऐसा बनना चाहिए। तो फोकस कहाँ पे आना चाहिए? y पे। तो फोकस अगर y पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट a होगा सर। तो यानी कि ये हो जाएगा 0, a, है ना, यानी कि 0, 3। अब हमसे बोला क्या गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकाल दो सर, एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकाल दो जो कैसे बना है? जो इस पैराबोला का वर्टेक्स है ये रहा, और जो लेटस रेक्टम है उसको जोड़ने से बना है। जरा ध्यान से देखो, लेटस रेक्टम क्या होता है? जो पैराबोला के फोकस से होके जाए, ऐसा लाइन सेगमेंट जो पैराबोला के फोकस से होके जाए, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो और एंड पॉइंट पैराबोला पे हो। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए बी जो है ये लेटस रेक्टम हो गया। और हमें जो ट्रायंगल बनाना है उसका एक जो वर्टेक्स है ना, यही तो है वर्टेक्स, इसको ज्वाइन करना है लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से। किससे? लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से। देख रहे हो, ये है वो ट्रायंगल। ठीक है, ये है वो ट्रायंगल। तो इसका हमें एरिया निकालना है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ है यहाँ पर अब ये कि भैया देखो, अगर वो ए है तो मतलब ये, अच्छा दिख नहीं रहा होगा ये, इसको किस कलर से बनाओ जो दिखे, वाइट से दिखेगा। तो ये ए हो जाएगा क्या भाई? ये ए ही तो है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है। पैराबोला के केस में
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है 4a होता है। तो यहाँ पर जो ये ट्रायंगल है इसका बेस पता है 4a, हाइट पता है a, है ना भाई, फोकस a दूरी पे होता है तो ये a हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 4a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी दो आप, ठीक है। आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, नाम देते हैं वर्टेक्स को ओ ए बी, क्या होगा 1/2 बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या है सर, बेस है लेटस रेक्टम यानी कि ए बी, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दो ए बी ही है, ये ए बी है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। इनटू में हाइट क्या है सर ओ, हाइट तो क्या है ओ, इस पॉइंट को भी नाम दे दूँ क्या, एफ है, पॉइंट तो है ही ना एफ, ओ एफ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी कितना है सर 4a, ओ एफ तो जाहिर सी बात है ए होगा, फोकस वर्टेक्स से ए दूरी पे होता है, ये हमने बेसिक में पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये हो जाएगा 2a², a इंटू a²। ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू क्या है सर 3, तो हो जाएगा 2 गुणा में 3 का स्क्वायर, 9 दूनी 18 है ना, तो ये आ गया 18 यूनिट का स्क्वायर, जो भी यूनिट रही मीटर सेंटीमीटर देख लेना, कुछ नहीं दिया तो यूनिट स्क्वायर लिख दो। समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो ये आ गया इसका एरिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है, ए मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। तो जाहिर सी बात है पहले इतने रखते हैं, ठीक है। मान लो एक फ्लैग पोस्ट यहाँ पर है, ठीक है, मान लो झंडा गाड़ दिया यहाँ पर, पहला फ्लैग F1, ठीक है। आप फ्लैग पोस्ट को एक पॉइंट लेके चलो जहाँ पे झंडा खड़ा हुआ है, थोड़े देख लो ऐसे, मान लो F1 F2, ठीक है, F1 और F2। अब आदमी जब दौड़ रहा है तो क्या देखता है कि भैया जिस पाथ पे वो, जिस ट्रैक पे वो दौड़ रहा है रेस कोर्स पे, वो देखते हैं कि हमेशा वो पाथ के किसी भी पॉइंट पे हो, इससे डिस्टेंस निकाला जाए या फिर दूसरी पोस्ट से डिस्टेंस निकाला जाए, तो डिस्टेंस का सम हमेशा 10 रहता है। आप मुझे बताओ कि क्या इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है? हाँ, इलिप्स के केस में याद करो, इलिप्स में हमने क्या पढ़ा था कि भाई इलिप्स उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है सर। इलिप्स खतरनाक सा बन गया ना, थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं, ठीक है। इलिप्स उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे इनका किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट रहता है। समझ में आ गई बात? ये मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से। तो ये आदमी भी तो ऐसा ही कुछ कर रहा है कि वो उस पाथ पे दौड़ रहा है जहाँ पर वो कहीं पर भी पहुँचे, इससे डिस्टेंस निकालता है, इससे डिस्टेंस निकालता है, 10 आता है। मान लो यहाँ पर है, इससे डिस्टेंस निकालता है, इससे डिस्टेंस निकालता है, 10 आता है। मान लो वो यहाँ पर है, इससे डिस्टेंस निकालता है प्लस इससे डिस्टेंस निकाल के प्लस करता है, मतलब तो 10 आता है। तो इसका मतलब है जो पाथ है आदमी के द्वारा ट्रेस किया गया वो इलिप्टिकल है। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? तो मैंने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस फ्रॉम टू, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट इज ऑलवेज 10। आगे क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो लिख लेते हैं, है ना। इसका मतलब पाथ रिप्रेजेंट्स इन इलिप्स, या फिर पाथ इज इलिप्टिकल, यार क्या लिख रहा है ना, इसका मतलब पाथ इज इलिप्टिकल। समझ में आ गया? इसका मतलब पाथ क्या होना चाहिए? इलिप्टिकल, क्योंकि इलिप्स में ऐसा होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है अगर आपको? तो आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे क्या कह रहा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट
ट्रेस्ड बाय द मैन, कहने मतलब पाथ ट्रेस्ड बाय द मैन। ठीक है, देखो जो दो फ्लैग के बीच में डिस्टेंस है वो हमें बताया गया है। ठीक है, F1 F2 हमें बताया गया है। ठीक है, F1 F2 यानी F1 F2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें बताया गया 8 मीटर। अब जरा ध्यान से देखना सर, क्वेश्चन करना बड़ा आसान है। ये जो होता है ये वर्टेक्स होता है, ये जो होता है ये दूसरा वर्टेक्स होता है। ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था सर। देखो मैंने अब जो मैं बनाने जा रहा हूँ, क्यों बनाने जा रहा हूँ समझ आ जाएगा। मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये जो इसका सेंटर होता है, सेंटर से फोकस की दूरी, ये जो फ्लैग है इसी को फोकस समझो, सेंटर से फ्लैग की दूरी c होती है सर। क्या होती है? c होती है। मतलब ये डिस्टेंस क्या है सर? c। तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा सर? c। और सेंटर से वर्टेक्स की दूरी a होती है सर। मतलब क्या? मतलब क्या कि कहाँ बनाऊँ यहाँ पर, ये दूरी क्या है सर? ये दूरी है a। ऐसे उस तरफ भी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, यानी कि F1 F2 8 मीटर है, अगर F1 F2 8 मीटर है, अगर ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, तो F1 से F2 की दूरी c + c 2c होती है, यानी कि 2c 8 मीटर गिवन है, तो c आ गया 4 मीटर। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या भाई? दोनों फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? 2c, है ना, क्योंकि c इधर, दोनों फोकस के बीच में दूरी 2c की वैल्यू 8 बताई गई थी। क्या? हाँ, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। पहले फ्लैग और दूसरे फ्लैग पोस्ट के बीच में दूरी 8 मीटर है, मतलब 2c की वैल्यू 8 है तो c की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा, एक बात याद रखना। ठीक है, क्या बात याद रखनी है आपको कि इस इलिप्स पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसका डिस्टेंस एक फोकस से निकालो, फिर उसका डिस्टेंस दूसरे फोकस से निकालो, और उनका जो सम करते हैं निकाल के, यानी जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है इनका सम का, असलियत में वो 2a के बराबर आता है ना। इसका मतलब है 2a की वैल्यू, अब आप कहोगे कैसे, हमें नहीं समझ में आ रहा है, 2a की वैल्यू ही 10 है। आप ऐसे बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कैसे, प्रूव करके दिखा दो। तो देखो इस चीज़ को प्रूव करना आसान है कब? देखो प्रूफ तो यहाँ से भी कह सकते हैं कि ये प्लस में ये, अगर मैं पॉइंट मान लेते हैं मैन, M4 मैन, मैन यहाँ पर है, तो मैन का डिस्टेंस F1 से, मैन का डिस्टेंस F2 से, ठीक है, क्या आना चाहिए? जोड़ के 10, और वो 2a आना चाहिए। लेकिन वहाँ से प्रूफ करना थोड़ा कठिन है। मैं क्या करता हूँ, हो वहाँ से भी जाएगा, मैं क्या करता हूँ, आदमी यहाँ भी तो आया होगा कभी ना कभी। अब भैया आदमी तो इस पाथ पे कहीं भी हो, डिस्टेंस मैं F1 से निकालूँ और फिर डिस्टेंस इसी आदमी का F2 से निकालूं, तो तब भी 10 आना चाहिए। इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या, V1 से फ्लैग 1 प्लस V1 से ही, क्यों? क्योंकि मैन मान लो यहाँ पे खड़ा है, थोड़ी देर के लिए, फ्लैग 2, ये डिस्टेंस भी 10 ही होना चाहिए क्या? फिर से समझ लो, है ना। अब इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, ये 2a ही 10 था, ये 2a कितना था? 10 था। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये कैसे आया समझो। मैंने क्या बोला, आदमी यहाँ पर है, तब इसको सोच पाओगे आराम से। देखो V1 से F1 की दूरी बताओ, V1 से F1 की दूरी बताओ, कैसे निकालोगे सर? ये है a - c, क्या है ये? a - c। क्यों? क्योंकि ये टोटल दूरी a है, a में से c घटा दो, ये क्या बचेगा? a - c। क्या बचेगा? a - c। समझ में आ गई बात? प्लस V1 से F2 की दूरी बताओ। तो देखो जब आप V1 से F2 की दूरी निकालने जाओगे, ठीक है, तो देखो V1 से चले और यहाँ तक आए, तो आपने a डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया? a डिस्टेंस। लेकिन आप पहुँचे कि F2 तक नहीं, F2 तक पहुँचने के लिए आपको कितना और डिस्टेंस कवर करना पड़ा? c सर। तो हो जाएगा a + c = 10। अब जरा ध्यान से देखो, -c + c बैलेंस हो गया, a + a 2a = 10। तो यहाँ से आप समझ सकते हो आसानी से कि 2a कैसे होता है। तो a की वैल्यू आ गई सर 5 मीटर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि a कैसे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, हमने इलिप्स के केस में क्या पढ़ा हुआ है, a b और c के बीच में रिलेशन, इसको ट्रिक भी बताया था याद करने का, तो आपको याद हो गया होगा। बताओ क्या पढ़ रखा है हमने पढ़ रखा है कि भैया इन इलिप्स में सीधा सीधा a² होता है b² + c²। क्योंकि मुझे इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है तो a और b चाहिए ना,
या फिर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर चाहिए। तो a की वैल्यू तो मुझे पता है ना 5 है, तो a का स्क्वायर सीधा सीधा 25 हो गया। b का स्क्वायर मुझे नहीं पता, c मुझे पता है, c है 4, तो c का स्क्वायर हो गया 16। तो यानी b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 सर, है ना। 25 में 16 माइनस कर दोगे तो b स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही 9 आई, मैं बोल सकता हूँ कि यार जो इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, जो इलिप्टिकल पाथ है जिसका हमें इक्वेशन निकालना है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर, ए कितना है सर 5 है, तो 5 का स्क्वायर आ गया 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर कितना आ गया 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, तो ये आ गया अपना फाइनल सॉल्यूशन। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है एक बार ले लो पहले अच्छे से। ठीक है, चलिए देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान। इसमें क्या कह रहा है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला दिस वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स, वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स मतलब ट्रायंगल का एक वर्टेक्स पैराबोला के एक वर्टेक्स पे है। ठीक है, ऑफ द पैराबोला फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। चलो ठीक है, अब मेरे पास जो पैराबोला है ना सर, उसकी इक्वेशन कहाँ है, वो रही है ना, उसकी इक्वेशन ये रही, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मुझे एक बार बताओ, ये यहाँ पे निशान क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है x, यानी पॉजिटिव x की तरफ ओपन होता है। ट्रिक बताया था मैंने ये। तो मैं एक पैराबोला बनाऊंगा जो कि किधर ओपन होगा, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। क्लियर होगी बात इतनी? अच्छा, अब यहाँ से मैं क्या बोलूँगा कि यार जो ट्रायंगल है ना उसका वर्टेक्स, एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं टोटल, तो एक वर्टेक्स पैराबोला के ही वर्टेक्स पे है, मान लो ये रहा। ठीक है, ओरिजिन। अच्छा, अब आगे क्या मेरे से बोला गया है कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है सर। बस यहीं से मुझे हिंट मिला कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ध्यान से देखो, मान लो जितना ये उधर जाएगा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये जाएगा और ये पॉइंट बिल्कुल इसके एकदम सीध में ही होगा। यानी कि ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ ना असलियत में वाई के पैरेलल ही बनेगा, तभी ऐसा हो सकता है क्योंकि पैराबोला खुद ही एक सिमेट्रिक फिगर है इस एक्सिस के अलोंग, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जितना उधर उतना इधर, तो ये बिल्कुल ऐसे आएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि अगर ये m मीटर ऊपर है सर, तो ये m मीटर नीचे होगा। पहली बात तो मतलब मैं ये बोल के चल रहा हूँ कि जो ट्रायंगल है उसकी साइड मैंने 2m मान ली, ट्रायंगल की साइड 2m मान ली। ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है। समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये लेंथ n ले लेता हूँ। ऐसे क्यों लिया, ताकि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकालने में आसानी हो। x कोऑर्डिनेट हो गया n, y कोऑर्डिनेट ऊपर है तो यहाँ हो गया m। ऐसे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो गया सर, n ही रहेगा, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -m, क्योंकि m नीचे है। देखो मैंने आपसे बोला था कि अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिक चीज़ें हैं तो ये इसके पैरेलल ही होता है, तभी वो बन पाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जो ऐसे बने। अब जैसे इतना हुआ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, मैं जिस ट्रायंगल की बात कर रहा था सर, वो ये वाला ट्रायंगल है, वो ये वाला ट्रायंगल है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर कि लेट ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 2m। ठीक है, अच्छा एक नाम दे देते हैं OB, यहाँ पे मतलब C भी लिख दिया। ठीक है, एंड ठीक है, ये आ गया। मैंने अब लिखा लेट OC इज इक्वल टू n। ठीक है, अच्छा ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हो गया कि जो AC है वो हो जाएगा m। ठीक है, AC मतलब सिर्फ इतना। अब ऐसा जैसे हुआ मैं बोलूँगा इसका मतलब सर, इसका मतलब पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x कोऑर्डिनेट n और y कोऑर्डिनेट m,
लाई करता है, ध्यान समझते रहो, लाइज ऑन पैराबोला यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फिर से ध्यान समझ लो, जो मैंने वो फिगर में बना के दिखाया मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ कि अगर मैं टोटल लेंथ 2m मान रहा हूँ तो ये m कैसे होगा, क्योंकि उसका आधा होगा भाई, पैराबोला अपने एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है। तो अगर टोटल 2m है ना ये पूरा, तो सिर्फ AC यानी कि इतना 2m का आधा यानी m रह जाएगा। और अगर ये m है तो इसका y कोऑर्डिनेट m हो गया, और अगर मैं इसको n मान रहा हूँ तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं मेंशन करना पड़ेगा। वैसे फिगर में कर दिया, अलग से करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी तो ये अगर n है ये m है तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे n, m, जो कि लाई करता है पैराबोला पे। अगर ये पैराबोला पे लाई करता है साहब तो इसका मतलब y की जगह पे m है ना। इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो y की जगह पे m और यहाँ पे आ गया 4ax, x की जगह पे n है सर, ये हो जाएगा। एक इक्वेशन मिल गई, यहाँ तक क्लियर है ना। अब मैं बोलूँगा ऑल्सो, ठीक है। सोचो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी हर साइड 2m होनी चाहिए, इसका मतलब OA जो होगा OA इज इक्वल टू 2m है ना। ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, तो यहाँ पे ईच साइड 2m होगी है ना, ईच साइड 2m होगी। तो ये साइड तो 2m है अगर, तो ये साइड भी 2m ही होनी चाहिए, तो ये साइड भी 2m ही होनी चाहिए, जब ये m प्लस m ये भी 2m है। तो मतलब OA क्या है सर, 2m है। तो अगर OA 2m है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर कि अगर OA 2 मीटर है तो OA का अगर मैं स्क्वायर कर दूं ताकि अंडर रूट हट जाए ना, तो यह जाएगा 4m स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है OA, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। OA का स्क्वायर 4m स्क्वायर है। OA क्या होगा सर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे जब आप x2 माइनस x1, अच्छा इसको ओरिजिन है यानी 0 0 समझो, तो x2 माइनस x1 यानी कि n माइनस 0 का स्क्वायर, यहीं लिख देता हूँ जो थोड़ी जगह है, तो n माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि m माइनस 0 का स्क्वायर। हालांकि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं तो सीधा सीधा वो तो 0 ही होता है, हमें पता है, तो माइनस 0 दिखाने की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी है ना, n माइनस 0 का स्क्वायर यानी n स्क्वायर, m माइनस 0 स्क्वायर यानी m स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से आ गया n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर माइनस में गया तो 3m स्क्वायर, ये दो आ गई इक्वेशन। अब देखो जो इक्वेशन 1 थी ना, ये आप पुट कर दो इसमें, ठीक है। m स्क्वायर की जगह 4an यानी कि n स्क्वायर तो n स्क्वायर रहा, 3 अपनी जगह रहा, m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई सर, m स्क्वायर की वैल्यू आई 4an। अब देखो जरा यहाँ पर n से n उड़ा सकते हो, देखो दोनों तरफ आप ऐसे n से n तभी उड़ा सकते हो जब n 0 ना हो। क्यों, उड़ाने का मतलब है आप n से इधर डिवाइड कर रहे हो, n से इधर डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड होता है सर, तो n से n उड़ा सकते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे हेयर n कैन नॉट बी 0, n 0 तो नहीं हो सकता है ना, इसका मतलब दोनों तरफ n से डिवाइड कर दिया सर, अब उड़ा सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 4 3 12 है ना, n की वैल्यू हो गई 4 3 12। किसी को लग रहा हो कि ये फालतू स्टेप क्यों लिखा, तो इसका मतलब है कि उसको फिर इसको सही तरीके से करना सोचना चाहिए। अगर इसको हम सही तरीके से करते तो पता कैसे करते, n स्क्वायर 4 3 12 माइनस में आता और बराबर बचता 0, फिर आप यहाँ से n कॉमन लेते तो बचता n माइनस 12a बराबर 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यू निकल जाती, या तो n 0 होगा या फिर n माइनस 12a बराबर 0 होगा। n बराबर 0 कैंसिल हो जाता, अगेन आप यहीं पे पहुँचते और n की वैल्यू 12a लेते, है ना। आपकी इच्छा भैया, बस आप याद रखना जब दोनों तरफ आप ऐसे वेरिएबल उड़ा रहे हो तो याद रखना जिसको आप उड़ा रहे हो वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप असल में डिवाइड कर रहे हो दोनों तरफ n से, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर 12a आ गई सर, तो मुझे तो क्या निकालना है, ट्रायंगल की साइड। हमसे बोला गया था साइड बता दो, ट्रायंगल की साइड को हमने 2m मान रखा है, मतलब m निकाल लो तो m का डबल कर दो। तो अभी तो n निकला है, m नहीं निकला, m कैसे निकलेगा, m स्क्वायर बराबर ये है। अब हमें पता है m स्क्वायर बराबर है 4an, यानी कि 4a, n की वैल्यू क्या है सर 12 है, समझ में आ गया ना, n की वैल्यू 12 रख दी। तो यहाँ से m स्क्वायर कितना आ गया 12 चौक 48 a स्क्वायर,
तो इसका मतलब ये हुआ सर कि m की वैल्यू आएगी, ठीक है, m क्या है, लेंथ है सर, m लेंथ है, नेगेटिव तो नहीं होगा तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू आएगी 48 अंडर रूट के अंदर और a स्क्वायर से a हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, हम बोलेंगे साइड जो थी, साइड ऑफ ट्रायंगल जो हमसे पूछा गया था वो थी सर 2m, यानी कि हो जाएगी 2 गुणा में m की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 48a। अब मुझे पता है 48 होता है 16 गुणे 3, 16 का अंडर रूट होता है 4, तो 4 बाहर आएगा, 4 दूनी 8, रूट 3 अंदर बच जाएगा, और ये a यूनिट्स मीटर सेंटीमीटर जो भी है सर। ठीक है, ये आ गई साइड। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतने भैया, ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, वैसे PDF मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।